हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं रूरल डेवलपमेंट की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग 5 यूनिट देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा है पहले यूनिट में रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर एरिया है, रूरल एरिया यानी गाँव का एरिया है, उसको डेवलप करने के लिए क्या-क्या प्लान बनाना पड़ता है और उसे कैसे डेवलप किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रूरल डेवलपमेंट? यानी कि रूरल डेवलपमेंट है क्या और इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट usually refers to the process improving the quality of life and financial well-being people living outside the urbanized area। यानी कि दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है कि रूरल डेवलपमेंट वो होता है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनके रहने की शैली और उनके काम करने की शैली, उनके एरिया को डेवलप करना ही कहलाता है रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कि स्कोप ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल डेवलपमेंट की स्कोप क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट की स्कोप दोस्तों आप लोग पता है कि हमारा इंडिया जो 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो अगर हमारा रूरल डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा, और अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा दोस्तों तो इकोनॉमिक हमारी बढ़ेगी और इंडिया का ग्रोथ होगा। तो स्कोप में दोस्तों यही सारे पॉइंट हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा, पुटिंग अप इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड हाउस साइट फॉर द लैंडलेस, विलेज प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीज़ें हम लोगों की आ जाएंगी रूरल डेवलपमेंट स्कोप में। एजुकेशन एंड फंक्शनैलिटी लिटरेसी। अब दोस्तों इम्पोर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट की? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि था कि 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं एंड उनका जो आय का साधन है यानी एम्प्लॉय का साधन जो है उनका वो एग्रीकल्चर ही है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों जब हम लोग रूरल एरिया को डेवलप करेंगे तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप होगा, उसके साथ साथ लोगों के हेल्थ भी डेवलप होंगे। और दोस्तों यहाँ पर सिंपली देखिए डिफाइन भी किया हुआ है कि अबाउट 3/4 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया, यानी कि 70% लगभग इंडिया के लोग कहाँ रहते हैं? शहर में नहीं दोस्तों, गांव में रहते हैं। तो दोस्तों अगर वहाँ का गांव का विकास होगा तभी इकोनॉमिक का विकास होगा, यानी इकोनॉमिक आगे बढ़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि बल्क ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। तो देखिए ना दोस्तों कितनी कमाल की बात है कि सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादातर हम लोगों को गांव से मिलती हैं। तो गांव का विकास बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ये लिख सकते हैं आप। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि नीड क्या है, रूरल डेवलपमेंट की नीड क्या है उसे एक्सप्लेन करिए। तो जैसा कि ऊपर दोस्तों क्लियर आपको हो ही गया होगा कि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। आय का साधन दोस्तों क्या है? कृषि है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं पॉइंट वाइज। वही चीज़ें दोस्तों फिर आपको दोबारा करते जाना है। जैसे कि दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है कि इन ऑर्डर बेटर यूटिलाइज अनयूज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज देयर द नीड ऑफ डेवलप द रूरल इकोनॉमी। तो दोस्तों जैसे जैसे रूरल एरिया डेवलप होगा वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलप होगी। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और है जो मैंने ऊपर नहीं बताया था, उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन इन विलेज कैन हेल्प अवॉइड मेनी अर्बन प्रॉब्लम, नेमली बेगिंग, रैग पैकिंग, रोड साइड स्लमिंग। यानी दोस्तों जब अगर रूरल एरिया डेवलप होगा तो लोग क्या करेंगे? भीख मांगना कम कर देंगे, स्लैगिंग करना कम कर देंगे, जो लूट मार होती है वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, लोगों के हेल्थ अच्छे हो जाएंगे, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्लूड है कि एग्रीकल्चर भी अच्छी हो जाएगी, जिससे लोग कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। ये सारी चीज़ें आ जाएगी और हमारी पॉवर्टी कम हो जाएगी, यानी गरीबी कम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों मेजर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता ही है कि क्या है, कि हमारा हेल्थ से रिलेटेड है और सोशल इकोनॉमिक बढ़ेगी। ये सारे क्या है? मेजर डेवलपमेंट। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा एंड इसमें समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है। इसमें है कि ब्रिंग आउट द की इश्यूज ऑफ इन रूरल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि जब रूरल एरिया डेवलपमेंट की बात आती है तो उसमें की इश्यूज क्या आते हैं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहला जो है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली प्रॉब्लम यही आती है कि
जब हम कुछ भी निर्माण करने यानी कुछ भी बनाने हम लोग जाते हैं रूरल डेवलपमेंट में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तैयार है, कहीं लाइट ही नहीं पहुँच रही है, कहीं बिजली ही नहीं, कहीं रोड नहीं है। अभी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग घर में जाने के लिए रोड तक नहीं है, नालियाँ नहीं है। तो ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, तो ये सारे इश्यू आते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इम्पोर्टेंट बिकॉज रूरल एरिया हैव द मैक्सिमम पॉवर्टी। यहाँ पर भी दोस्तों ये कहा गया है कि रूरल एरिया में गरीबी बहुत है, जिसे रिडक्स करना चाहिए यानी कि कम करना चाहिए। और डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज, यानी रूरल एरिया में हेल्थ की फैसिलिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, उस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, दोस्तों गांव में बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है, और क्या सही तरीके से खेती करनी चाहिए ये सारी चीजें नहीं पता होती, वो अपने पुराने तरीके से ही खेती वगैरह करते रहते हैं। तो उन्हें बताने की जरूरत है कैसे उनसे इनकम कमाई जाए, ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दोस्तों जब गांव में सारी चीजें अच्छी होंगी, तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ेगा, यानी वहां पर नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। और जो लोग वहां से निकलेंगे, जैसे जो बंदे काम करने वाले निकलेंगे, वो एक अच्छे लोग होंगे, जैसे कि लोग नहीं बोलते हैं कि ये गंवार टाइप का है, ये ऐसा है वैसा, तो उस टाइप के लोग नहीं निकलेंगे। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखते हैं हम लोग पार्ट टू का जो बेसिक एलिमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों बेसिक एलिमेंट में सबसे पहले आता है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी रोटी कपड़ा और मकान, पढ़ाई, हेल्थ, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती हैं, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में आ जाती हैं। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर सिंपली मेंशन किया गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपुल विच इन रूरल डेवलपमेंट, ये सब जरूरी है दोस्तों। डेली की लाइफ उनकी जरूरी है दोस्तों, अच्छी तरीके से रहें, ये सारी चीजें उनकी जरूरत है। हेल्थ लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सारी सिक्योरिटी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो बेसिक नेसेसिटी में आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि सभी लोग दोस्तों देखिए इंसान है, तो उनके अंदर एक ईमानदारी होती है, एक सम्मान होता है। तो उन सभी लोगों को, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, तो सबको रिस्पेक्ट चाहिए होता है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। एंड गांव में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रूरल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों चलते हैं फ्रीडम, यानी कि लोगों के अंदर काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो गरीब का बच्चा है तो वो कुछ नहीं कर सकता या वो डेवलप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने विचार रखने के, अपने अपने काम करने के, अपने अपने गोल अचीव करने के दोस्तों सबको फ्रीडम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर सर्टेन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा है वो देख लेते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर सर्टेन सस्टेनेबल लाइवलीहुड। दोस्तों इसमें भी बेसिक सी बात वही ऊपर वाली है जो आप मिला जुला कर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है रूरल डेवलपमेंट इज विटल फॉर सर्टेन सस्टेनेबल लाइवलीहुड, यानी कि रूरल डेवलपमेंट गांव के लोगों के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इट इज एसेंशियल फॉर पॉवर्टी इरिडिक्शन, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ही हम लोग गरीबी को दूर कर सकते हैं। देयर इज ए ग्रेट वैल्यू गेन कोऑर्डिनेटिंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल लाइवलीहुड। दोस्तों रूरल डेवलपमेंट के द्वारा हम लोग अचीव कर सकते हैं एक अच्छी लाइफ, जो कि गौर गवर्नमेंट नहीं करा सकती, नहीं दोस्तों गवर्नमेंट करा सकती है, मैंने ये गलत बोल दिया है, गांव के लोग नहीं करा पाते हैं, उसको हम लोग रूरल डेवलपमेंट के द्वारा करा लेते हैं। ए हेल्दी एंड डायनेमिक एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट ऑफ फंडक्शन रूरल डेवलपमेंट गैदरिंग एंड लिंकेज ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। देखिए दोस्तों सब पुरानी बातें वही ऊपर वाली हैं, तो यहाँ पर यही है कि जब हम लोग हेल्दी और डायनेमिक एग्रीकल्चर सेक्टर बनाएंगे तो लोग वहाँ के अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ाएंगे, खेती में अच्छे से काम होगा और उससे हमारी इकोनॉमिक बढ़ेगी।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक पॉइंट है, देयर इज ए कंसिडर पोटेंशियल फॉर रूरल जॉब सर्टेन बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड नेचर रिसोर्सेज वेस्ट एंड रिसीड्यूज। जो दोस्तों हमारा गांव एरिया में वहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर था कि बल्क ऑफ, सॉरी दोस्तों एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्या पॉइंट था कि बल्क ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि दोस्तों गांव में रिसोर्स जो होते हैं बल्क में मौजूद होते हैं बट किसी को पता नहीं होता। तो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कि लोग उसमें लगेंगे और नेचुरल तरीके से लगेंगे और जो वेस्टेज होता है उसको भी यूज करेंगे। इससे हमारे लाइवलीहुड यानी जीवन शैली बदलेगी, यानी गांव की जीवन शैली दोस्तों बदलेगी। या हमारी या गांव की बात देखिए। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके बारे में बात किया गया है। तो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर रिमेन द मेन एवेन्यू ऑफ प्रोवाइडिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रूरल। सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जब भी आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे उसमें आंसर में दोस्तों ये पॉइंट जरूर मेंशन होगा कि इकोनॉमिक, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही इंडिया की इकोनॉमिक चलती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक की बात आ गई। नीडलेस टू से एग्रीकल्चर प्लानिंग विटल रूरल डेवलपमेंट, यानी जो लोग जरूरतमंद हैं उनके लिए प्लान करना, ये सब चीजें स्ट्रेटेजी अपनाना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं जो सरकार ने नियम बनाए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम चलाए हैं सरकार ने, नियम बनाए हैं। पहला हमारा है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरा हमारा है PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर हमारा थर्ड है जो परंपरागत कृषि विकास योजना। उसके बाद दोस्तों फोर्थ है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट दोस्तों नेशनल वेस्टर्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरिया। उसके बाद दोस्तों नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हमारा है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY is government sponsored crop insurance scheme that integrated multiple stockholder in single platform। यानी दोस्तों इसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है एक तरह से ये फसल का बीमा होता है, जैसे कि हम लोगों का बीमा होता है कि अगर कुछ दुर्घटना हो गया तो हमें इतने पैसे मिलते हैं। उसी तरह दोस्तों प्रधान इस स्कीम में प्रधानमंत्री के द्वारा एक बीमा फसल का कराया जाता है कि अगर कुछ फसल को नुकसान होता है जैसे बाढ़ में आपकी फसल खराब हो गई या सूखे से आपकी फसल खराब हो गई तो सरकार के द्वारा आपको कुछ पैसे मिलते हैं। अब कब ये योजना लागू हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम वाज लॉन्च इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों इंडिया मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने इसे लॉन्च किया था और द फार्मर वेलफेयर, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। कब कहाँ किया था दोस्तों? न्यू दिल्ली फ्रॉम खरीफ 2016 सीजन ऑनवर्ड, यानी खरीफ के समय 2016 में से न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। It is the actual premium of scheme. Farmer has to pay maximum payment 2% of खरीफ 1.5% रबी फूड, यानी जो अलग अलग दोस्तों फूड हमारे होंगे अलग अलग सीजन में उसमें हमें कुछ कुछ परसेंट देना होगा। और जब भी हमें मतलब हमारी फसल नुकसान होगी तो हमें उसे क्लेम करेंगे और हमें कुछ पैसे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम to provide the converse financial support farmer the event failure any notified crop or result of natural क्लाइमेट पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि अगर आपकी फसल किसी बीमारी की वजह से किसी नेचुरल एक्सीडेंट की वजह से आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार आपको इससे आपके फसल के पैसे वापस करेगी, यानी कुछ पैसे आपको देगी। उसके बाद दोस्तों हमारा है एक्सप्लेन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना has been formulated with a vision of extend the coverage irrigation and improving water use efficiency focus manner। दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोग सिंचाई की बातें करेंगे कि बहुत से ऐसे रूरल जगह हैं जहाँ पे नहर वगैरह कुछ भी नहीं है और वहाँ सिंचाई के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इस योजना के तहत सरकार जगह जगह नहर खुदवा कर यानी कैनल खुदवा कर लोगों को समय समय पर पानी प्रोवाइड कराती है। This scheme provides the solution of source creation, distribution management, field application extraction activity। वही बात है दोस्तों। एंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
द मेजर ऑब्जेक्टिव PMKSY आर फॉलो टू अचीव कन्वर्ज इन्वेस्टमेंट इरिगेशन फील्ड लेवल एक्सपेंड कल्टिवेटेड एरिया एंड दोस्तों इसके जरिए हम क्या करती है सरकार की कल्टिवेटेड एरिया बनाती है यानी उपजाऊ जमीन बनाती है एंड और भी है कि इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर ऑफ इफिशिएंसी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है कि जो खेती के लायक पानी है उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है और वेस्टेज ऑफ वाटर को भी घटाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पर सारे वो जो नहर वगैरह की बातें होती हैं वो आप लिख सकते हैं कि समय समय पे पानी आना एंड उसको खेतों में यूज करना, अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रेशर इन इरिगेशन सिस्टम। बहुत ही बड़े लेवल पे दोस्तों ये यूज होता है। उसके बाद हमारा है जो दोस्तों एक्सप्लेन परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना इज ए सब कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम अंडर नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नमसा। दोस्तों इसका इस योजना का मेन उद्देश्य है कि जो हमारा पहले की तरीके से ही खेती होगी बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि हमारी हेल्थ हमारी नहीं दोस्तों मिट्टी की जो खेती की हेल्थ कैसी है ये सारी चेक कराना और ये चेक करना कि ये किस फसल लायक है कि नहीं है, जो हम फसल बो रहे हैं उसके लिए ठीक होगी नहीं जमीन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सरकार के द्वारा प्राप्त करते हैं इस योजना के द्वारा दोस्तों। इट प्राइमरली एम टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड देयरबाय हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फूड। इसका मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊता बढ़ाते हैं और फूड का ऑर्गेनिक फॉर्म में बढ़ाते हैं और ये एग्रोकेमिकल को सपोर्ट करते हैं ये लोग। सॉरी दोस्तों सपोर्ट नहीं करते, विरोध करते हैं ऑफ हेल्दी फूड थ्रू ऑर्गेनिक प्रैक्टिस विदाउट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, यानी विदाउट केमिकल के द्वारा जैसे हम लोग यूरिया खाद वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो उस चीज़ों को ना यूज करें और अपना सिंपल सा खेती करके नेचुरली खेती करके अपना बढ़ाएं। तो PKY also aims to improving farmer through institutional development through cluster approach। दोस्तों यहाँ पर मिट्टी को चेक भी किया जाता है एंड इसको इम्प्रूव कर लिया जाता है किसानों के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका मेन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, क्योंकि दोस्तों जो यूरिया वगैरह है वो बहुत नुकसान करती है। डायमेस्टिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में दोस्तों नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करना। यूटिलाइज द सर्विस एक्सपर्ट फ्रॉम पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, यानी पब्लिक एग्रीकल्चर सिस्टम रिसर्च सिस्टम में यूटिलाइज कराना अपने सर्विस को। ऑर्गेनाइज द मिनिमम ऑफ वन क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेबल, यानी दोस्तों समय समय पर हमें मिट्टी के अनुसार चेंज करके फसल को उगाना है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।